हेलो व्यूअर, मैं निशात। स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, मैं आज बिहार बोर्ड से जो लोग इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल कर और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया था कि आप सामाजिक विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन डाला करें। तो दोस्तों, मैंने आज 40 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। इसमें आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट में इनबॉक्स में हमारे ज़रूर लिखना है कि आपका कितना सही हुआ। दोस्तों, आपकी कैसी तैयारी है। अगर आप इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अंत में मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किया है जिसका मैं आंसर नहीं बतलाऊंगा, उसका आपको हमारे इनबॉक्स में आंसर बतलाना है कि क्या आंसर सही होगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका ऑप्शन जो भी होगा दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो मेजेनी का संबंध था कार्बोनरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, समय कम होने की वजह से दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन बतला रहा हूँ। आप इसी तरह याद कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। दोस्तों, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है दोस्तों? रूस का सम्राट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। तो मैं आपको बतला दूं, हुआ आंदोलन था धार्मिक आंदोलन। क्या आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। यानी 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ था दोस्तों, जो श्रमिक वर्ग थे, जो लोग काम काज करने वाले थे, उसी का शोषण हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो वो स्थल मार्ग था रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग था दोस्तों? रेशम मार्ग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ। रोज़ाना एक एक वीडियो में ज़रूर आपके लिए डालूंगा और आपको जो भी मुझे कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो दोस्तों, सबसे पहले पुस्तक की जो छपाई की थी उसका नाम था बाइबल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मगर कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो दोस्तों, वो था सामाजिक वर्ग मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग था? मध्य वर्ग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी हमारा अभिप्राय क्या होता है। ऑप्शन ए में है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक स्तर। बिल्कुल गलत है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को क्या असमान भूमिकाएं दी गई है, क्या उसका महत्व है, यही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, तो लिखित संविधान से तो चलता ही है। अगला है, शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल सही है। इकहरी शासन व्यवस्था,
सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय भी है। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था, यानी हमारे देश में एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ सुरक्षा शासन व्यवस्था जो होता है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल के तहत चलता है, और बाकी जो शासन व्यवस्था है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तहत चलता है, इसलिए यहाँ पर एक ही शासन व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समकक्ष समानता, बिल्कुल सही है ये। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छी शासन व्यवस्था होना बिल्कुल सही है। बहुसंख्यकों का शासन, यानी अगर हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारा ही शासन होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? यानी किसमें ये घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है दोस्तों प्रस्तावना में। किसमें की गई है? प्रस्तावना में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? यानी वो कौन सा लोकसभा चुनाव था जिसके चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है 10% से अधिक हो गई? इसका ऑप्शन जो भी होगा दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। वो लोकसभा चुनाव था 15वीं लोकसभा चुनाव। कौन सा? 15वीं लोकसभा चुनाव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? यानी कौन सा ऐसा दल है जो नेशनल यानी पूरे इंडिया लेवल पर दल है? तो जनता दल, ये तो सिर्फ बिहार लेवल पर है। डीएमके, ये भी तमिलनाडु लेवल पर है। लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ बिहार लेवल पर है। तो सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय दल है, यानी नेशनल लेवल पर ये दल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? यानी भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये जो दोस्तों हुआ था विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। कितने में हुआ है दोस्तों? 3 सूचियों में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसका ऑप्शन जो भी होगा दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं आपके तैयारी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और रोजाना एक वीडियो में डालूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन युग में, ऑप्शन नंबर सी है वर्तमान युग में, और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक समय में। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था दोस्तों? मध्य युग में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था? तो दोस्तों देखिए, अविभाजित बिहार यानी जिस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था, यानी जिस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। तो देखिए, पटना बिहारी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर ये भी बिहारी में पड़ता है, और ऑप्शन नंबर डी गया ये भी बिहारी में पड़ता है, और ऑप्शन नंबर सी जो है जमशेदपुर जो बिहार में नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों अविभाजित बिहार, यानी अविभाजित बिहार यानी जिस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था उसके बारे में कर रहा, इसलिए इसका जमशेदपुर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, बिहार में रिज्जू मार्ग कहाँ है?
तो बिहार में रिज्जू मार्ग है दोस्तों राजगीर में। कहाँ पर है दोस्तों? राजगीर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आपका जितना भी सही हो दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उससे आपका भी हौसला अफजाई होता है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरा भी हौसला अफजाई होगा और मैं और भी अच्छा से अच्छा इंप्रूव करके आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है उत्तर बिहार मैदान में। कहाँ पर दोस्तों? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है उत्तर बिहार मैदान में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है, यानी कांवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? यानी पटना के जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, जो कि पटना है। ये हम सब जानते हैं और कई बार हम लोग वहाँ गए भी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूरब पश्चिम गलियारा, ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्रेसवे और ऑप्शन नंबर सी है स्वर्णिमम चतुर्भुज राजमार्ग। तो दोस्तों एक निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का एक वर्ग ऐसा स्वर्णिमम चतुर्भुज राजमार्ग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश विकसित कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है? तो वो है दोस्तों गोवा, वो है गोवा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय और उत्पादन। तो मुद्रा का कार्य नहीं है उत्पादन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्र बैंक यानी भारत का केंद्र बैंक कौन है? ये हम सबको पता है कि भारत का केंद्र बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो हमारा नोट छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, इससे भी ऊर्जा निकलता है, पेट्रोलियम, इससे भी ऊर्जा है, विद्युत, इससे भी ऊर्जा है, इनमें से सभी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? दोस्तों हम लोग जितना भी कोको कोला पीते हैं उसमें थम्स अप पहले बहुत आता था, थम्स अप और भी बहुत सारी कंपनियां आती थी, सब में अब कोको कोला ही लिखा रहता है, इसलिए कोको कोला कंपनी ने थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में यानी बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? फसल को बिल्कुल सही, पशुओं को बिल्कुल सही, भवनों को बिल्कुल सही। बाढ़ आता है तो दोस्तों फसल भी बर्बाद होता है, पशु की भी जान जाती है, भवन भी टूटते हैं, इसलिए ये तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए उपरोक्त सभी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, बिल्कुल सही है दोस्तों, केबल का टूट जाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? यानी अगर किसी आदमी को आग लग जाए तो सबसे पहले उसको साथ क्या करना चाहिए? तो वो है दोस्तों ठंडा पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसके बाद मैं 3 जो क्वेश्चन है ये आपको इनका आंसर आपको नहीं बतलाऊंगा, इसका जो भी आंसर होगा दोस्तों उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? यानी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर
पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? इसका भी दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनित आपदा है? निम्नलिखित में कौन जनित आपदा है दोस्तों? इसका भी जो आंसर होगा दोस्तों उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो देख लेते हैं और अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इस तरह का वीडियो और भी अपलोड करता रहूँगा। आप मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।